Hello students, I am Alok Sharma, science teacher of New Center Stephen Public School, Unit 3rd Agra, and in this video I am going to discuss the 11th class chemistry 4th unit, chemical bonding and molecular structure, and in this unit contain general introduction of molecules and like chemical bonds, why do atoms combine on the basis of Coastal-Lewis approach to chemical bonding, how do atoms combine, modes of chemical combination, Lewis symbols representing the valence electron, electrovalent bond or ionic bond, factor governing the formation of ionic bond, general characteristics of ionic bond, covalent bond, Lewis-Langmuir concept, Lewis representation of simple molecules and ions, then formal charge on an atom, limitation of the octet rule, drawbacks or other limitation of Lewis-Langmuir concept, वैलेंस शेल रिपल्शन थ्योरी जिसको वेस्पर थ्योरी बोलते हैं, एंड वीबीटी थ्योरी, टाइप्स ऑफ बॉन्ड लाइक सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, important bond characteristics of parameter, polar and non-polar covalent bond, then partial ionic character of covalent bond, characteristics of covalent bond, hybridization, directional properties of bonds and geometry and shape of molecules, कोऑर्डिनेटिव और डेटिव बॉन्ड्स एंड रेजोनेंस। तो स्टूडेंट्स ये टॉपिक्स हैं जो इस यूनिट में हमको पढ़ने हैं। सो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन। ना जनरल इंट्रोडक्शन, मॉलिक्यूल्स एंड केमिकल बॉन्ड। तो यूजुअली हमको पता है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ग्रुप ऑफ एटम्स से मिलके बनते हैं, लाइक H2O, 2P4, S8, H2O। तो अ ग्रुप ऑफ एटम्स एग्जिस्ट टुगेदर एज वन स्पीसीज एंड हैविंग कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मॉलिक्यूल, यानी कि ग्रुप ऑफ एटम्स को हम मॉलिक्यूल बोलते हैं। दिस फोर्स विच होल्ड द एटम टुगेदर विद इन द मॉलिक्यूल इज कॉल्ड केमिकल बॉन्ड। अब मॉलिक्यूल्स को जो बांध के रखते हैं आपस में, तो उनको हम बॉन्ड्स बोलते हैं। बॉन्ड्स यानी कि एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बोल सकते हैं, जो दो एटम्स के बीच में लगता है और आपस में मिला के बांध के रखता है और वो मॉलिक्यूल फॉर्म करता है। देन कुछ क्वेश्चंस अराइज होते हैं कि किस तरह से एटम जो है कंबाइन होते हैं। वाई आर ओनली सर्टेन कॉम्बिनेशन पॉसिबल। हाइड्रोजन जैसे कुछ सर्टेन केमिकल कॉम्बिनेशन ही एक पॉसिबल क्यों है। जैसे अगर हाइड्रोजन की बात करें तो वो H3 में क्यों नहीं है, वो H2 में ही क्यों है ना। इसी तरीके से और कुछ एटम्स आपस में कंबाइन करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। यानी कि 2 हाइड्रोजन एटम कैन कंबाइन टू फॉर्म H2, बट हीलियम 2 एटम्स आपस में कंबाइन नहीं कर सकते, He2 नहीं कर सकता। वाई डू मॉलिक्यूल पोजेसेस डेफिनेट शेप, यानी कि डेफिनेट शेप कैसा होता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का शेप देखें तो वो लीनियर होगा, लेकिन H2O का बेंट मॉलिक्यूल है, यानी कि उसका वी शेप्ड है। इसी तरीके से BF3 का प्लेनर है और H3 का पिरामिडल है। तो ये सारे जो क्वेश्चंस केमिस्ट्री में अराइज होते हैं कि कैसे एटम्स कंबाइन होते हैं, क्यों ये होता है, क्यों H2 है, क्यों H3 नहीं है, क्यों He2 पॉसिबल नहीं है, और कुछ मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट इस तरीके से रहता है, कुछ ट्रायंगल होते हैं, कुछ बाई पिरामिडल होते हैं, कुछ बेंट होते हैं, कुछ वी शेप्ड होते हैं। तो ये सारे जो कॉन्सेप्ट हैं इन्हीं की सबके आंसर सब खोजने की कोशिश करेंगे। तो टू लुक दिस रीजन द आंसर, तो कुछ थ्योरीज पे डिपेंड करता है ये आंसर, जैसे कोसल-ल्यूइस अप्रोच और वेस्पर थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो इस यूनिट में हम इसी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो हाउ डू एटम्स कंबाइन, अगर हम देखें तो एटम किस तरह से कंबाइन होते हैं। तो जिसकी बात की जाए, कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स का मतलब यह है कि इसमें जैसे हम बात करें, मैंने बताया कि बॉन्ड्स के थ्रू, तो द कंप्लीट यानी कि या तो कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए इलेक्ट्रॉन्स का एक एटम से दूसरे एटम की तरफ, तो आयनिक बॉन्ड बनता है जिसको इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी बोलता है। तो इसलिए पॉसिबल है दो एटम्स का कॉम्बिनेशन, या इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो जाए यानी कोवेलेंट बॉन्ड बन जाए, या फिर केवल दो एटम्स में से एक एटम जो है अपने इलेक्ट्रॉन्स को कंट्रीब्यूट करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना ले। तो देयर इज़ अ 3 ways in which molecules are formed with the help of 3 types of bond, like ionic bond, covalent bond and dative bond, which is also called as coordinate bond. Then what is the Lewis symbol representing the valence electron? तो जैसा स्टूडेंट्स हमको पता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की जो कहानी है, वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, जैसे हमने ऑक्टेट रूल पढ़ा हुआ है KLMN का। तो यानी कि सबसे पास वाली न्यूक्लियस के पास वाली जो ऑर्बिटल है वो K है, उसके बाद L, उसके बाद M और सबसे आउटर मोस्ट होती है N।
तो वो डिपेंड करता है एलिमेंट के एटॉमिक नंबर पे कि उसमें KLMN चारों आएंगी या केवल किसी में 3 शेल आएंगी, किसी में 2 शेल आएंगी। सपोज़ हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है तो K शेल में 2 से ज़्यादा नहीं आ सकते, तो K शेल हमारा क्या है, उसमें केवल एक ही शेल आएगा। इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन्स के नंबर बढ़ते रहने के साथ साथ शेल्स के नंबर बढ़ते चले जाते हैं। लेकिन अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो हर उस एलिमेंट की आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में जितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं वो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहलाएंगे। सपोज़ अगर हम बात करें नाइट्रोजन का, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7, तो 2 5 इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। तो L वाली जो शेल है इसमें 5 इलेक्ट्रॉन आएंगे, यानी 5 इलेक्ट्रॉन्स इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं। और उन्हीं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को एलिमेंट के सिंबल के ऊपर डॉट्स के रूप में रिप्रेजेंट करने वाले तरीके को ही हम लुईस रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं। जैसे लिथियम का 3 होता है, तो केवल इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो 1 है, यानी तो 1 डॉट Li के ऊपर है। जैसा हम इसमें देख सकते हैं कि जैसे Li के ऊपर एक ही डॉट है, तो ये शो कर रहा है कि जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल है उसमें लिथियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ऐसे ही बेरिलियम है, इसमें भी अगर हम बात करें तो आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है। ऐसे ही बोरॉन का 5 है, तो इसका मतलब 2 3, तो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 हैं। जस्ट लाइक दैट कार्बन के 4 हो जाएंगे, नाइट्रोजन के 5, ऑक्सीजन के 6, फ्लोरीन के 7 और नियोन के 10। सो दिस इज़ द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंटेशन इन द फॉर्म ऑफ डॉट्स, सो इट कॉल्ड लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स या लुईस रिप्रेजेंटेशन। इसी को हम लुईस रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं कि किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में जितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं उनको डॉट्स के रूप में शो करना। देन कहानी आती है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड की। तो ये हमें पता है कि आयनिक बॉन्ड होता है, और आयनिक बॉन्ड कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बनता है। जैसे कि अगर इसमें बात करें कि जब 2 एटम में से एक एटम कम्प्लीटली इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफ़र करता है, यानी कंप्लीट लूज़ करता है, और एक कंप्लीट गेन करता है, देन इन दैट केस फॉर्म कोवैलेंट यानी आयनिक बॉन्ड। तो एक्सप्लेनेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड की अगर हम बात करें तो जैसे अगर कोई एटम है A और वो इलेक्ट्रॉन अगर लूज़ कर देता है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देता है, तो उस पर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यानी कि हमेशा मेटल्स जो हैं अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, लूज़ करते हैं। मेटल्स को हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं। यानी कि इसमें अगर हम बात करें तो जो A है वो है एटम, और A पॉजिटिव जो है वो है आयन। यानी कि एटम को जब भी आयन बन रहे में, और ये कौन सा इस पर पॉजिटिव चार्ज है तो ये कैटायन है, तो जब भी एटम आयन में कन्वर्ट होता है तो वो एक इलेक्ट्रॉन अपना लूज़ कर देता है। अब डिपेंड करता है कि कौन कितने इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है। यानी कि व्हेन द एटम लूजेज इट्स इलेक्ट्रॉन इट एक्वायर पॉजिटिव चार्ज, एंड व्हेन एटम गेनिंग इलेक्ट्रॉन इट एक्वायर नेगेटिव चार्ज। तो इसमें हमने यही बताया कि जैसे एटम जो वर्टिकली न्यूट्रल्स होते हैं क्योंकि उनमें इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन होता है, लेकिन लूज़ करने पर वो पॉजिटिव चार्ज के हो जाते हैं और गेन करने पर वो नेगेटिव चार्ज के हो जाते हैं। तो जब ये दोनों, यानी कि इसमें एक स्पीसीज़ अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ कर रही है और एक स्पीसीज़ अपने एटम को गेन कर रही है उसके इलेक्ट्रॉन्स को, इन दैट केस जो है वहाँ पर आयनिक या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड जो है वो फॉर्म होगा। इस तरीके से यहाँ पर फॉर्मेशन होती है इलेक्ट्रोवैलेंट और आयनिक बॉन्ड की। जैसे हम इसमें कुछ एग्जांपल्स लेके देख सकते हैं कि जैसे मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर है 12। तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है, तो इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिटल यानी कि जो वैलेंस शेल है इसकी जो वैलेंस शेल में अगर हम बात करें तो इसकी जो वैलेंस शेल है अगर इसमें बात की जाए हम, तो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो यानी कि इसका जो लुईस रिप्रेजेंटेशन है Mg और 2 डॉट, यानी कि 2 डॉट रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ऐसे ही अगर ऑक्सीजन की बात करें इसमें, तो ऑक्सीजन में आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो उसके 6 डॉट्स रिप्रेजेंट हो रहे हैं। लेकिन ऑक्सीजन को अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है, और मैग्नीशियम अपने ऑक्टेट पूरा करने के लिए उसको 6 की ज़रूरत है। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये 6 गेन ना कर ये अपने 2 लूज़ कर देगा, और जैसे ही ये 2 लूज़ कर देगा देन मैग्नीशियम इट एक्वायर पॉजिटिव चार्ज। तो यानी कि अगर इस पर जो चार्ज है इसको अगर हम देखें तो इसमें जो है 2 पॉजिटिव, यानी कि 2 लूज़ करने के बाद इस पर 2 पॉजिटिव चार्ज आ गया, और ऑक्सीजन पर -2 आ गया, यानी कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं। देन फॉर्मेशन हो जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड का। तो यहाँ पर MgO जो फॉर्म हुआ है वो कंप्लीट ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से हुआ है, जिसमें मैग्नीशियम ने कम्प्लीटली ऑक्सीजन को अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र किया है, और
ऑक्सीजन ने गेन किया है, तो यानी +2 से -2 ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी अगर इसमें बात करें तो देन इट फॉर्म्स द इलेक्ट्रोवैलेंट और आयनिक बॉन्ड। बिल्कुल इसी तरीके से अगर हम MgBr2 की बात करें तो ब्रोमीन के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में केवल 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, यानी कि ऑक्टेट पूरा करने के लिए, और मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो अपने अपने ये 2 इलेक्ट्रॉन दो Br को दे सकता है। इसी तरीके से यहाँ पर एक्वायर करेगा Mg2 पॉजिटिव चार्ज और देन Br पे माइनस चार्ज, तो यानी टोटल ओवरऑल हो जाएगा MgBr2। तो इस तरीके से यहाँ पर ये जो है आयनिक बॉन्ड फॉर्म हो रहे हैं और 2 एटम्स आपस में कंबाइन करके मॉलिक्यूल का रूप ले रहे हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर ये आयनिक बॉन्ड जो है वो फॉर्म होते हैं। उसके बाद इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक है, नाउ फैक्टर गवर्निंग द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड, यानी कि कौन कौन से इस तरीके से जो फैक्टर्स हैं जो गवर्न करते हैं आयनिक बॉन्ड बनाने में। तो है द फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव आयन बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ वन काइंड एटम, यानी एक एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। देन अनदर इज़ द फॉर्मेशन ऑफ एटम्स व्हेन जो गेन इलेक्ट्रॉन, यानी कि एक लूज करेगा और एक गेन करेगा। देन होल्डिंग द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आइंस बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यानी कि जब 2 एटम्स आपस में कंबाइन करते हैं तो 2 चार्जेस, डिफरेंट चार्जेस के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं, जो आयनिक कंपाउंड्स में आयनिक बॉन्ड की वजह से होता है। तो ये 3 चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं एक आयनिक बॉन्ड को फॉर्म करने के लिए। नाउ द आयनाइजेशन एंथैल्पी, ये मैंने बताया था कि द एलिमेंट की ये कोई ऐसी ये एनर्जी होती है कि जिसमें कि वो अपने इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए एनर्जी को गेन करता है, यानी कि आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एलिमेंट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड टू रिमूव एन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर मोस्ट ऑर्बिटल। तो ये लास्ट अपने यूनिट में हमने डिस्कस भी किया था कि किस तरीके से आयनाइजेशन एंथैल्पी में फर्स्ट सक्सेशन आयनाइजेशन, सेकंड सक्सेशन आयनाइजेशन एंथैल्पी और थर्ड सक्सेशन आयनाइजेशन एंथैल्पी यूज़ होती है। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब वो द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज़ रिक्वायर्ड टू लूज द मोस्ट लूजली इलेक्ट्रॉन। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में से लूजली इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करने के लिए और अपने पॉजिटिव चार्ज को डेवलप करने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसको हम आयनाइजेशन एंथैल्पी बोलते हैं। तो इट इज़ क्लियर द लेसर द आयनाइजेशन एंथैल्पी, तो ये हमको पता है कि अगर वो एलिमेंट जो है अपने एटम्स को ईजिली लूज़ कर दे रहा है तो इसका मतलब उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी कम है, और आयनाइजेशन और जो काफ़ी देर में आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को अपने लूज़ करेगा उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा है, क्योंकि उसको अमाउंट ऑफ एनर्जी ज़्यादा चाहिए अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करने के लिए। तो यानी कि ये सबसे बड़ा फैक्टर है कि आयनाइजेशन एंथैल्पी जितनी कम होगी उतना ही यहाँ पर ये जो पॉजिटिव कैरेक्टर डेवलप होने के चांस बढ़ जाएंगे, जिससे आयनिक बॉन्ड बनने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो ये यहाँ पर एक बहुत बड़ा फैक्टर है। तो हम इसकी बात करते हैं, तो यहाँ पर आयनाइजेशन एंथैल्पी में इसमें सिस्टम है कि हैंस द ग्रेटर चांस ऑफ आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन। आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एल्कली, यानी फर्स्ट ग्रुप के जो एलिमेंट है उनकी लो होती है, क्योंकि वो लाइट मेटल्स भी होते हैं, और जो जितने ज़्यादा लो जिसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी जिस मेटल की जितनी कम होगी वो उतना ही ज़्यादा रिएक्टिव होगा। तो इसीलिए ग्रुप 1 ज़्यादा रिएक्टिव है कंपेयर देन ग्रुप 2 के is low, hence they have more tendency to form positive ion in case of alkaline group 2 element। तो ग्रुप 1 की ज़्यादा है कंपेयर देन ग्रुप 2 से, यानी कि ग्रुप 1 की लो है आयनाइजेशन एंथैल्पी ग्रुप 2 से। हालांकि द फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव आयन टेक प्लेस बिकॉज आयनाइजेशन एनर्जी इज़ नॉट हाई, but ionization enthalpy are higher than those of group 1 since the formation of positive ion is not easy। यानी कि जिसकी ज़्यादा होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि आइंस में कन्वर्ट करने में ईजिली इतना ज़्यादा वो नहीं होगा और काफ़ी एनर्जी लगेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल सोडियम का केस ले लेते हैं। तो सोडियम जो है फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट है, इसकी हम बात करें तो सोडियम इज़ द फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट। तो उसका जो फॉर्मेशन है उसमें 495 किलो जूल पर मोल, यानी कि इतने पर मोल को कन्वर्ट करने में इतनी एनर्जी खर्च होगी, इतने किलो जूल्स खर्च होंगे। वाइल इन द केस ऑफ मैग्नीशियम 743 किलो जूल पर मोल। तो मैग्नीशियम जो सेकंड ग्रुप का एलिमेंट है और जो सोडियम है वो फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है। तो इन दोनों के केस में देखें तो सबसे ज़्यादा जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो मैग्नीशियम की है, और मैग्नीशियम जो है ज़्यादा टाइम लेगा अपने Mg पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट होने में कंपेयर देन सोडियम के Na पॉजिटिव के। तो सोडियम जो है वो जल्दी आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। सो द फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव आयन ऑफ सोडियम इज ईजियर देन मैग्नीशियम। तो सोडियम का आयन में कन्वर्ट होना ईजी है कंपेयर देन मैग्नीशियम के। देन उसके बाद इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी,
ये एक तरीके से वाइस वर्सा बोल सकते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी का। तो हायर द यानी कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब क्या हो गया कि वो एनर्जी जो किसी भी उस नेक्स्ट एटम से जो इलेक्ट्रॉन है उसको गेन कर सके। तो व्हेन एन एक्स्ट्रा एटम इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू एन आइसोलेटेड गैसियस एटम, तो उसको ऐड करने में जो एनर्जी लगेगी वो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है। तो हायर द इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, मोर इज द एनर्जी रिलीज एंड स्टेबल विल बी द नेगेटिव आयन प्रोड्यूस, कंसिक्वेंटली द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फॉर्मेशन आयनिक बॉन्ड इज एनहांस। यानी कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यानी इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता ज़्यादा होनी चाहिए, जिससे वो इलेक्ट्रॉन को गेन भी कर सकेगा और आयंस में नेगेटिव आयन में कन्वर्ट भी हो जाएगा। तो हैलोजेंस की बात करें तो हैलोजन possesses high electron affinity, so the formation of their negative ion is very common. In case of chlorine, electron affinity is plus 348 किलोजूल पर मोल। यानी कि क्लोरीन के केस में देखें तो जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यानी कि इतनी एनर्जी के साथ में 348 किलोजूल पर मोल के केस में, यानी कि क्लोरीन से Cl नेगेटिव बनने की जो कहानी है वो ये है, इतनी एनर्जी इसको चाहिए इसको कन्वर्ट होने में एक एनाइन में। तो हैंस द हेलोजन एटम कैन फॉर्म नेगेटिव आयन ईजिली। जो हेलोजन्स होते हैं क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये ईजिली नेगेटिव आयंस फॉर्म करते हैं, जबकि ग्रुप 16 के जो डाइवेलेंट नेगेटिव आयंस होते हैं बट नॉट सो ईजिली। तो हम ये कह सकते हैं ग्रुप 17 की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा है कंपेयर देन ग्रुप 16 की। तो हमने देखा है कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले जाते हैं वैसे वैसे जो है वो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता चला जाता है। तो ग्रुप 16 से ज़्यादा नॉन मेटेलिक है ग्रुप 17 क्योंकि उसकी हायर एफिनिटी है। तो ये लेट द डिस्कस द केस ऑफ ऑक्सीजन। द ऑक्सीजन विल एड अप वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मोनोवेलेंट आयन। अगर इसमें बात करें तो जो ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन विल एड अप वन इलेक्ट्रॉन, यानी ऑक्सीजन टू फॉर्म मोनोवेलेंट आयन which is accompanied by the release of certain amount of energy, but in the process of addition of second electron the monovalent oxygen ion is energy required to overcome force the repulsion exerted by the negatively charged ion। देखिए जैसा कि हम बात करते हैं इसमें कि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट के लिए चाहिए कंप्लीट होने के लिए। तो O से सबसे पहले वो जब एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो O नेगेटिव यानी ये मोनोवेलेंट आयन बन गया। इस केस में जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है वो है प्लस 142 किलोजूल पर मोल इनवर्स। लेकिन जैसे ही इस मोनोवेलेंट आयन में डाइवेलेंट में कन्वर्ट होगा देन इस केस में ये एनर्जी EA2 यानी कि इसमें ये -693 किलोजूल पर मोल इनवर्स हो जाएगी। यानी कि इसको हम बात करें तो ये फोर्स ऑफ रिपल्शन की वजह से यहाँ पर ये दोनों में अंतर आने लग जाएगा। तो बट इन द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ सेकेंड इलेक्ट्रॉन द मोनोवेलेंट ऑक्सीजन आयन एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ओवरकम, यानी उसको फिर एनर्जी की रिक्वायरमेंट चाहिए ओवरकम करने के लिए फोर्स ऑफ रिपल्शन को, क्योंकि ऑलरेडी उसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो चुका है। इसलिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का भी एक बहुत बड़ा रोल है आयनिक बॉन्ड फॉर्म करने में। देन उसके बाद लैटिक्स एंथैल्पी इन द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड द पॉजिटिव एंड आयनिक कंपाउंड विथ नेगेटिवली टू फॉर्म द कंपाउंड। अब बात करते हैं लैटिक्स एनर्जी की। यानी कि था एक मोल आयनिक कंपाउंड को तोड़ के जो एनर्जी रिलीज अगर हम बात करें तो एनर्जी रिलीज व्हेन द रिक्वेस्टेड नंबर ऑफ गैसियस पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस कंबाइन टू फॉर्म 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड। यानी कि जैसे Na पॉजिटिव है यानी पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस जब ये मिल के एक मोल, अगर हम बात करें 1 मोल आयनिक कंपाउंड फॉर्म करते हैं तो उसको फॉर्म हो 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड को फॉर्म होने में जो एनर्जी लगती है उसको हम लैटिक्स एंथैल्पी बोलते हैं। तो हायर द लैटिक्स एंथैल्पी रिजल्टिंग द आयनिक कंपाउंड ग्रेटर विल बी द स्टेबिलिटी, हैज़ द ग्रेटर विल बी द फॉर्म ईज ऑफ फॉर्मेशन। क्योंकि हमें पता है कि कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्जेस Q1 इंटू Q2, यानी कि Q1 Q2 हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस हैं अपॉन उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा उसके डिस्टेंस के। तो इसको हम बोल सकते हैं यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन चार्जेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। सीधी सी बात है कि पॉजिटिव और नेगेटिव आयन का अगर यहाँ पर देखें तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा होगा, लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव आयन का अगर इनके कंपेयर में देखें तो डिस्टेंस ज़्यादा है तो अट्रैक्शन कम हो जाएगा। तो इसीलिए डिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है और चार्जेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दिस इज़ द कूलम्ब्स लॉ ऑफ। दूसरा फैक्टर है चार्ज ऑन द आयन।
The higher the charge on the ion, greater is the force of attraction, hence the large amount of energy is released. तो जितना ज़्यादा चार्ज होगा आयंस पे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही ज़्यादा होगा और ग्रेट अमाउंट में एनर्जी रिलीज होगी, जिसको हम देख सकते हैं। जैसे इसमें देख सकते हैं कि NaCl द लैटिक्स एंथैल्पी NaCl माइनस 758, कैल्शियम क्लोराइड माइनस 2254, मैग्नीशियम ऑक्साइड माइनस 3932। यानी जैसे जैसे हम देखते जा रहे हैं कि यहाँ पर ये जो है लैटिक्स एंथैल्पी जो बढ़ रही है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज़्यादा हो रहा है। साइज ऑफ आयन में भी डिपेंड करता है कि हाईली द चार्ज स्पीसीज आर रेयर ऑन द अदर फैक्टर in between the ions become more important. In the size of ion is large, internuclear distance will be and force of attraction will be less. यानी कि जितना भी अगर हम बात करें कि if the size of line is large तो internuclear distance will be and the force of attraction will be कम force of attraction हो जाएगा। while इन द केस ऑफ स्मॉल आयन इंटरन्यूक्लियस, यानी कि जितने छोटे आयन होंगे उनके बीच में आपस में दूरी जो है न्यूक्लियस की काफ़ी कम होगी, और जितने ज़्यादा बड़े आयन होंगे उनके बीच में दूरी भी ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से होगा क्या कि ये ईजिली ब्रेक्स हो सकते हैं, और जो स्मॉल वाले आयंस वाले हैं वो बहुत देर में या काफ़ी हाई टेंडेंसी में ब्रेक करें नहीं होंगे, तो जिसकी वजह से यहाँ पर आयनिक कैरेक्टर डेवलप, यानी जिसका जितना ज़्यादा छोटा साइज उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और वो उतना ही ज़्यादा क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। देन उसके बाद नेट इफेक्ट, तो लैटिक्स एंथैल्पी प्लस गेन इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी इज ग्रेटर देन आयनाइजेशन एंथैल्पी। उसके बाद बात करते हैं कोवेलेंट बॉन्ड की, कि ये कोवेलेंट बॉन्ड का कॉन्सेप्ट, तो इसमें स्टूडेंट्स हमने देखा कि आयनिक बॉन्ड कैसे फॉर्म होते हैं और आयनिक बॉन्ड का कैरेक्टर क्या है, किस तरीके से फॉर्म हो रहे हैं। उसके बाद में कौन कौन से फैक्टर्स हैं, जैसे उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, आयनाइजेशन एंथैल्पी है, और लैटिक्स एनर्जी है, और साइज ऑफ द आयन है, और उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये डिपेंड करता है। नेक्स्ट है इसमें कोवेलेंट बॉन्ड, लुइस लैंग्यूमर कॉन्सेप्ट है। Langmuir in 1919 improved the Lewis concept by suggesting that when both the atoms are taking part in a chemical combination, a short of electron their nearest noble gas configuration they can share. अब बात आती है कि जो लुइस कॉन्सेप्ट है उसमें उन्होंने बताया कि जो आयनिक कंपाउंड का जो फॉर्मेशन है उसमें क्या रहता है कि एक स्पीसीज़ अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करती है और दूसरी स्पीसीज़ अपने इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर, यानी कि उसके इलेक्ट्रॉन्स को गेन करती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि दोनों स्पीसीज़ पे इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं कि वो लूज़ करवा सकें या गेन करवा सकें, तो इन दैट केस वो शेयर करते हैं, ये लैंग्यूमर ने बताया। तो बॉन्ड फॉर्म बिटवीन, और जब वो शेयरिंग से बॉन्ड फॉर्म करके मॉलिक्यूल डेवलप करते हैं, तब वहाँ पर जो केस होता है वो कोवेलेंट बॉन्ड का होता है, उस समय आयनिक केस नहीं होता है। तो द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन द टू एटम्स बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन देम सो एज टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट और डुप्लेट इन केस ऑफ एलिमेंट हैविंग ओनली वन शेल इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड और कोवेलेंट लिंकेज, एंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट बाय ईच एटम इज नोन एज कोवेलेंसी। यानी कि बस इसमें कॉन्सेप्ट ये आ जाएगा कि यहाँ पर कोई भी स्पीसीज़ अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ और गेन नहीं करेगी, यानी कि जब लूज़ और गेन नहीं करेगी तो डिफरेंट चार्जेस भी नहीं आएंगे, जिसकी वजह से सेम चार्जेस रहेंगे। प्लस वहाँ पर क्या है कि जो आयनिक बॉन्ड फॉर्म हो रहा था यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होगा, क्योंकि इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं है कि वो या तो लूज़ कर दें या गेन कर लें। तो ये केवल एक ही केस में पॉसिबल है जब इक्वल नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उस केस में हम यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड में लुइस लैंग्यूमर कॉन्सेप्ट लगाते हैं। तो देखते हैं आगे इसमें इसका क्या कॉन्सेप्ट है। जैसे एग्जांपल की हम बात करें कि सपोज Cl2 फॉर्म जैसे हो रहा है, तो Cl2 में केस में क्या है, दो क्लोरीन के एटम्स हैं जिनकी दोनों की कॉन्फ़िगरेशन सेम है, यानी कि इसका भी आउटर मोस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है और इसका भी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेम है। तो इस केस में क्या होगा कि जब भी एक सिंगल बॉन्ड बनता है उसमें दो इलेक्ट्रॉन्स का पार्टिसिपेट होना बहुत ज़रूरी है। दो इलेक्ट्रॉन्स मिलकर एक सिंगल बॉन्ड बनाते हैं। तो सिंपल सी कहानी है इसमें कि अगर हम बात करें तो इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्लोरीन का तो 7 इस तरीके से है, जिसमें एक डॉट जो है अनपेयर्ड है, इसी तरीके से दूसरे क्लोरीन में एक डॉट अनपेयर्ड है। तो ये दोनों डॉट आपस में एक दूसरे के साथ में यहाँ पर ये शेयर कर रहे हैं, और शेयर करने के बाद यहाँ पर एक कोवेलेंट बॉन्ड का निर्माण कर रहे हैं, जिसको हम Cl2 बोलेंगे बाद में। Cl2 कैसे फॉर्म हुआ, जब दो Cl के बीच में एक सिंगल बॉन्ड दो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से आया, देन ये दिस इज़ कॉल्ड सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड।
सपोज इन द केस ऑफ HCl, HCls को बहुत से लोग आयनिक मानते हैं, लेकिन ये एक कोवेलेंट बॉन्ड से फॉर्म हुआ कंपाउंड है, क्योंकि हाइड्रोजन पे एक इलेक्ट्रॉन है और इस पे ही, तो ये सीधे से शेयर करता है, लूज़ नहीं करता। देन दिस केस इज HCl। तो ये भी एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है। तो जब भी दो एटम्स के बीच में चार यानी कि दो पेयर इलेक्ट्रॉन्स के फॉर्म हो रहे हैं, उस केस में सिंगल, अगर हम बात करें उसमें डबल कोवेलेंट बॉन्ड बन जाता है। और जब इसमें अगर हम इसमें बात करते हैं आगे की, तो ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड यानी सिंगल, डबल और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बन जाते हैं। यानी कि यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन्स के शेयर होने से एक सिंगल बॉन्ड, तो 4 इलेक्ट्रॉन से दो डबल बॉन्ड, और 6 इलेक्ट्रॉन जब आपस में शेयर करेंगे तो वो ट्रिपल बॉन्ड बनाएंगे। देन हम कहेंगे वहाँ पर सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, जिसको हम देख सकते हैं इस तरीके से। जैसे जैसे दिस इज़ द सिंगल कोवेलेंट, यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन्स की दोनों की ज़रूरत है, तो दोनों आपस में अपने 4 इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे डबल। इसी तरीके से नाइट्रोजन जो है N3 यानी कि ट्रिपल बॉन्डेड हो जाएगा। तो इस तरीके से देख सकते हैं यहाँ पर जो सिंगल को, यहाँ पर देखिए कि जो ऑक्सीजन है उस पर भी आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन है और इस पर भी आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है। तो दोनों को ऑक्टेट पूरा करना है, तो ये दोनों अपने अपने पेयर्स को पास लेकर आएंगे, तो दोनों इधर से 4 को इधर शेयर करेंगे, 4 इधर, तो दोनों पे 8 यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन यानी 2 बॉन्ड फॉर्म हो जाएंगे। इसी तरीके से 3 को ये आपस में पास लाए नाइट्रोजन, तब उसने अपना ऑक्टेट यानी 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि इस तरफ से भी और उस तरफ से भी, दोनों तरफ से इसने अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया। देन इट इज़ कॉल्ड ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। तो इस तरीके से ये मॉलिक्यूल्स ऐसे भी फॉर्म होते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो केवल इलेक्ट्रॉन अपने लूज़ और गेन करके ही फॉर्म हो। तो NH3 का फॉर्मेशन देख सकते हैं अमोनिया का, इस तरीके से। अमोनिया भी कोवेलेंट कंपाउंड यानी कि, अच्छा इसमें ये एक सिस्टम है कि अब जैसे नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन हैं, अगर हम इसमें देख सकते हैं तो 5 इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन के इसमें, तो इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 5 ऑलरेडी हैं, तो ये 3 यानी कि एक सिंगल हाइड्रोजन से अपना ऑक्टेट पूरा करेगा। लेकिन यहाँ पर केवल ये वाला जो पेयर है, यानी कि इस पर ये पेयर है और ये पेयर और ये पेयर, ये आपस में एक दूसरे से बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहे हैं। लेकिन ये जो पेयर है इसमें आउटर जो नाइट्रोजन के सबसे ऊपर है, इसको बोलते हैं हम लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि ये है लोन पेयर बच जाता है। तो जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं उनको हम बोलते हैं बॉन्ड पेयर, और जो बॉन्ड फॉर्मेशन में इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करते वो कहते हैं लोन पेयर। तो नाइट्रोजन के ऊपर ये 2 डॉट शो हो रहे हैं NH3 पे, ये लोन पेयर हैं। इसी तरीके से CH4 का कॉम्बिनेशन है, इसी तरीके से C2H4 का है, तो ये डबल बॉन्डेड और ट्रिपल बॉन्डेड होते हैं। तो जैसा मैंने यहाँ पे बॉन्ड पेयर लोन पेयर का बताया कि द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट बिटवीन द एटम आर कॉल्ड बॉन्ड पेयर, यानी कि एक ओवरऑल पूरी के मॉलिक्यूल्स में जितने भी एटम्स के पेयर हैं वो बॉन्ड पेयर कहलाएंगे। इसके अंदर अगर हम बात करें जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अगर इसमें जो बात करते हैं जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहलाएंगे, और जिनसे बॉन्ड बन रहे हैं वो बॉन्ड पेयर कहलाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है इसमें कि लुईस रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल और फाइन लुईस स्ट्रक्चर, यानी कि हम किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ वैलेंस ऑफ वैलेंस, यानी कि सबसे पहले यानी कि रिप्रेजेंट किस तरीके से फॉर्म करेंगे, ये इसके बारे में है कि लुईस रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल्स ऑफ फाइन। कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ द एटम, यानी कि एटम में सबसे पहले क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा कि उसके इलेक्ट्रॉन में वैलेंस, उसके कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं। इफ़ द एनाइन ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू यूनिट इज नेगेटिव चार्ज, इफ़ द स्पीसीज कैटाइन सब्सट्रैक्ट द नंबर ऑफ पॉजिटिव, यानी कि अगर एनाइन है तो सब्सट्रैक्ट कर देंगे और कैटाइन है तो उसमें ऐड कर देंगे। दिस गिव्स द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, जिससे क्या होगा कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है पता पड़ जाएंगे कि कितने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हैं। सिलेक्ट द सेंट्रल एटम, और फिर उसका सेंट्रल एटम सेलेक्ट करेंगे विच जो कि जनरली कैसा होता है, इलेक्ट्रो नेगेटिव होता है, क्योंकि वही इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ही इलेक्ट्रॉन को बांधने की टेंडेंसी रखता है। एंड ड्रॉ द स्केलेटन स्ट्रक्चर ऑफ इन द इंटेलिजेंस गैस इंडिकेट विच एटम इज लिंक, किस तरीके से फिर हम थोड़ा सा खुद के कॉन्सेप्ट पे भी लगाएंगे। पुट वन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन एवरी 2 एटम,
और ये सीधी सी बात है कि जब भी दो एटम्स के बीच में एक शेयर्ड पेयर तो हमें बनाना ही पड़ेगा, जिसके थ्रू वो मेन लिंकेज रहेगा। उसके बाद देखेंगे कि आपस में उसके साइड में कितना लिंकेज है। तो सपोज़ एक एग्जांपल लेते हैं कि ड्रॉ द लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ CO मॉलिक्यूल। तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि ये C और O क्या है। C कार्बन है, O ऑक्सीजन है। तो सबसे पहले हमें पता है कि कार्बन के जो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो 6 रहते हैं, वो 4 रहते हैं। और जो ऑक्सीजन है उसके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में कितने रहते हैं, 6 रहते हैं। तो सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हम फाइंड आउट करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 10। यानी टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे इसमें, 10। तो आउटर मोस्ट में कार्बन के 4 हैं और ऑक्सीजन के 6 हैं। तो CO मॉलिक्यूल जब भी फॉर्म होगा तो केवल पार्टिसिपेट किसका रहेगा, आउटर मोस्ट ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स का ही रहेगा। तो इसलिए उनको प्लस कर लेंगे तो 10 आ गया। उसके बाद क्या करेंगे स्टूडेंट्स कि CO स्ट्रक्चर, यानी कि हमें पता है कि इसमें जो CO है सबसे पहले इनके बीच में तो एक बॉन्ड पेयर लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि जिसकी वजह से कार्बन और ऑक्सीजन जो है वो बॉन्ड रहेंगे। देन पुट द सिंगल बॉन्ड बिटवीन C और O, जैसा मैंने भी पुट किया। एंड वन शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन द C और O, तो एक पेयर बना देंगे। तो अब टोटल हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं और एक को हमने क्या किया, C और O के बीच बना दिया। तो टोटल अब कितने पेयर बचे आपके पास, 8 बचे। तो उस 8 पेयर्स को अपने कॉमन सेंस के अकॉर्डिंग इस तरीके से फॉर्म करना है। तो जैसे कि हम बात करें तो कार्बन पे होते हैं 4, तो जिसमें से चार में से 2 इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीजन के साथ कार्बन के शेयर हो गए। तो बचे कितने, कार्बन पे 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि टोटल 2 इलेक्ट्रॉन्स बचे। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स को हमने इस साइड में लिख दिया। तो टोटल इसका ऑक्टेट हो जाएगा। उसके बाद बचे कितने, यानी कि टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स थे तो 10 के पेयर बनाएंगे तो 5 पेयर बनेंगे। तो 2 पेयर इधर कार्बन के साइड में और कार्बन ऑक्सीजन के बीच में इन्वॉल्व हुए। बाकी के 3 पेयर हमने ऑक्सीजन के साइड में लिख दिए। इस तरीके से जो फॉर्मेशन हुआ वो हुआ यहाँ पर C सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, जिसमें 3 लोन पेयर जो हैं वो ऑक्सीजन पे प्रेजेंट है, 1 लोन पेयर जो है वो कार्बन में प्रेजेंट है। अब हम ये देखेंगे क्या कार्बन का और ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है। लेकिन अगर इसमें हम देखें तो केवल ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, कार्बन का कंप्लीट नहीं हो रहा है। तो उस केस में अब हम क्या करेंगे कि इफ़ द ऑक्टेट इज़ कार्बन इज़ नॉट कंप्लीट, तो फिर हम क्या करेंगे, बॉन्ड्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर इस तरीके से हम यहाँ पर शेयर कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर इन्होंने कार्बन के ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या करा कि यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में पहले एक सिंगल पेयर था। अब यहाँ पर सिंगल पेयर हटा के, यानी कि पहले ये सिंगल था, अब यहाँ पर सिंगल की जगह इन्होंने ये जो 3 जो बॉन्ड पेयर हैं, यानी कि ये वाले, ये 2, यानी कि टोटल ये जो 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लोन है उनको उठा के उन्होंने कार्बन और इसके बीच में लगा दिया। अब देखते हैं टोटल कार्बन पे कि कार्बन की साइड में ये 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 6 ये हैं, तो 6 और 2 8, यानी कि कार्बन का पूरा। इसी तरीके से ऑक्सीजन की भी बात करें तो ऑक्सीजन के 6 ये रहे और 2 ये रहे। तो इसका मतलब क्या हो गया कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट पूरा हो गया और कार्बन का भी ऑक्टेट पूरा हो गया। लेकिन इस कंडीशन के अगर सिंगल बॉन्ड के हिसाब से केवल ऑक्सीजन का कंप्लीट हो रहा है और कार्बन का कंप्लीट ऑक्टेट हो रहा है। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि फिर हम अपने इंटेलिजेंस गेस्चर से गैस करते हैं कि जब ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा तो हमें ये जो लोन पेयर जो बॉन्ड पार्टिसिपेट नहीं किए थे उसको कुछ इस तरीके से लगा देना है बीच में कि ये अगर हो सकता है कि जो सिंगल बॉन्डेड से ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा तो हो सकता है डबल बॉन्ड करने के बाद में ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। अगर डबल बॉन्ड से ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा तो हो सकता है ट्रिपल बॉन्ड से कंप्लीट हो जाए। तो यहाँ पर ये जो कार्बन और ऑक्सीजन का जो वो ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है वो कार्बन ऑक्सीजन के बीच में 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लगाकर हो रहा है। तो इसलिए ये जो सिंगल बॉन्डेड स्ट्रक्चर ना होकर ये ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड का स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा। और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड का स्ट्रक्चर फॉर्म करने के लिए हमें नंबर ऑफ़ पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को इन्वॉल्व कराना पड़ता है। तो इस केस में हम इस तरीके से किसी भी मॉलिक्यूल का जो है लुईस डॉट स्ट्रक्चर बना सकते हैं। सो दिस इज़ द steps in which we can find out the Lewis dot structure of each and every molecule. इसी तरीके से ड्रॉ द लुईस स्ट्रक्चर ऑफ CO2। अब CO2 का देखते हैं, CO2 का कैसे है। देखिए इसमें -2 ऑलरेडी है। तो -2 का मतलब क्या है कि इसमें माइनस कब लगता है किसी भी स्पीसीज़ पे, जब वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है। तो इसका मतलब CO3 तो था ही, उसके ओवरऑल जितने भी इलेक्ट्रॉन है उसमें 2 ऐड कर देंगे। तो बस क्या है, जैसे हम कार्बन का देखें तो कार्बन के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में कितने होते हैं, 4 होते हैं।
ऑक्सीजन के ऑर्बिटल में कितने होते हैं, 6 होते हैं, लेकिन यहाँ पर कितने ऑक्सीजन है, 3, तो 6 × 3 कर देंगे, तो टोटल क्या हो गया 22। लेकिन मैंने क्या बताया, ये 22 तो सिर्फ किसका है, CO3 का है, लेकिन -2 ये जो यहाँ पर शो कर रहा है -2, इस -2 के केस में क्या होगा, 22 + 2 कर देंगे, तो यानी कि ये जो आयनिक एनायनिक स्पीसीज है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स और ऐड कर देंगे, तो ओवरऑल टोटल हम पर 24 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, यानी कि वी हैव द 12 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दिस मॉलिक्यूल। देन इसमें सबसे पहले सेंट्रल एटम ढूंढेंगे, सॉरी सेंट्रल मेटल बोल गया मैं, सेंट्रल एटम ढूंढेंगे, तो हमें पता है CO3 में जो कॉम्बिनेशन है वो किसके साथ होगा, कार्बन के साथ ही होगा, तो कार्बन इज़ द सेंट्रल एटम, और ऑक्सीजन जो है वो इसके साइड में लगे रहेंगे। अब हम नॉर्मली पुट करें तो इस तरीके से स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है, फिर अपने इंटेलिजेंस गेस्चर से हम देखेंगे कि कितने इलेक्ट्रॉन्स को पुट कर सकते हैं जिससे कि यहाँ पर इनका ऑक्सीजन का, यानी कि इन तीनों ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो प्लस इस कार्बन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो। अब देखिए इस केस में अगर हम बात करें, तो कार्बन अगर हमने सबके बीच में यानी कि हमने सबसे पहले क्या किया कि कार्बन यानी कि तीनों ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में सबसे पहले एक एक बॉन्ड पेयर को एस्टेब्लिश किया, जिसकी वजह से ये तीनों एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद फिर पूरे ऑक्सीजन्स पे हमने क्या किया कि यहाँ पर ये जो है डॉट्स लगाए, यानी कि लोन पेयर्स को बनाया, तो इसकी वजह से क्या हुआ कि इन तीनों ऑक्सीजन्स का ऑक्टेट कंप्लीट हुआ, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। लेकिन अगर हम कार्बन का देखें तो 1 2 3 4 5 6, यानी कि इसका मतलब क्या है कि कार्बन का ऑक्टेट इसमें कंप्लीट नहीं है, बाकी तीनों ऑक्सीजन्स का इसमें ऑक्टेट कंप्लीट है। तो इस केस में फिर वही सिस्टम के हम कहीं ऐड करके देखेंगे कि मल्टीपल बॉन्ड बना के देखेंगे, तो C इज़ नॉट कंप्लीट ऑक्टेट, मल्टीप्लाई द बॉन्डिंग इज़ रिक्वायर्ड, यानी मल्टीपल बॉन्डिंग अब रिक्वायर करेंगे। तो जैसे ही हमने क्या किया है इसमें कि यहाँ पर कार्बन और इसके बीच में एक सिंगल पेयर था इलेक्ट्रॉन का, हमने किसी एक ऑक्सीजन, ज़रूरी नहीं है इस ऑक्सीजन के बीच, आप किसी भी ऑक्सीजन के बीच में ये लगा सकते हैं, तो हमने क्या किया यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन पेयर को इन्वॉल्व करा दिया। अब इस केस में देखा जाए तो 1 2 3 4 और 4 ये, यानी कि 8 ऑक्सीजन के पूरे, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी इस ऑक्सीजन के भी 8 पूरे, 1 2 3 4 5 6 7 8 इस ऑक्सीजन के भी 8 पूरे, यानी कि इधर भी ऑक्सीजन का ऑक्टेट पूरा है। लेकिन इस मल्टीपल बॉन्ड के यानी कि इलेक्ट्रॉन पेयर को बढ़ाने से यहाँ पर सबसे पहला एक कंडीशन में चेंज आया कि यहाँ पर ये जो सिंगल बॉन्ड बन रहा था, अब इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा, यानी कि मल्टीपल बॉन्डिंग स्टार्ट होगी यहाँ पे, तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड से कन्वर्ट हो जाएगा ये मॉलिक्यूल डबल कोवेलेंट बॉन्ड में। दूसरा ये होगा कि यहाँ पर कार्बन का ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, देखिए 1 2 3 4 4 ये 1 2 3 4, यानी कार्बन का भी इधर ऑक्टेट पूरा है और इधर इन तीनों ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल का भी ऑक्टेट पूरा है। इसकी वजह से यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर फॉर्म होगा वो स्टूडेंट कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर फॉर्म होगा। दिस इज़ द डबल कोवेलेंट बॉन्ड स्ट्रक्चर ऑफ CO3 2 नेगेटिव मॉलिक्यूल। तो इस तरीके से हम यहाँ पर इस स्ट्रक्चर्स को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। सो दिस इज़ द overall the method in which we can find out the Lewis dot structure of any atom. then उसके बाद ड्रॉबैक्स, कुछ लैंग्वेज के कुछ ड्रॉबैक्स आए कि it could not explain how the atoms held together in the molecule, लेकिन H2Cl2 are no, ये आइंस भी नहीं है लेकिन फिर भी ये कैसे आपस में, इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी नहीं है, फिर भी ये कैसे आपस में बंधे हुए हैं। इट कुड नॉट एक्सप्लेन द शेप ऑफ मॉलिक्यूल, और लेकिन इन्होंने केवल लुइस डॉट स्ट्रक्चर्स बनाना सिखाया इसके मेथड से कोवेलेंट में, पर हमें ये नहीं पता पड़ा कि इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। इट कुड नॉट एक्सप्लेन द रिलीज ऑफ एनर्जी, एनर्जी की रिलीजिंग के बारे में कोई सिस्टम नहीं था। एंड इट कुड नॉट एक्सप्लेन वाई द डिफरेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी आर रिलीज ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल, यानी कि हर मॉलिक्यूल के बनने में अलग अलग एनर्जी ही क्यों यूज़ होती है, सेम एनर्जी क्यों नहीं यूज़ होती। हैंस इट कुड नॉट एक्सप्लेन द रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल, स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स के ये एक्सप्लेनेशन नहीं था। वाई सम मॉलिक्यूल विथ लेस देन 8 और मोर मॉलिक्यूल 8 अराउंड द सेंट्रल एटम आर स्टेबल, यानी कि 8 से कम
और ये अगर हम बात करें मोर देन 8 आर इन द सेंट्रल एटम आर स्टेबल, क्यों है? एंड लुईस स्ट्रक्चर ऑफ एटम मॉलिक्यूल इज रिटेन एज, इस तरीके से हमने रिटेन किया, इट हैज़ ऑल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इट शुड बी डाईमैग्नेटिक रिपेल्ड बाय द मैग्नेटिक फील्ड बट एक्चुअली फाइंड इज टू बी पैरामैग्नेटिक, यानी कि पेयर्ड है तो डाईमैग्नेटिक होना चाहिए, लेकिन ये पैरामैग्नेटिक बिहेव करता है, ये क्यों, ये एक्सप्लेनेशन नहीं था। तो जिसकी वजह से थोड़े से ड्रॉबैक्स इस लुईस लैंग्यूमर कोवेलेंट कॉन्सेप्ट डॉट स्ट्रक्चर्स के आए। तो इन स्ट्रक्चर्स को फिर किस तरीके से कुछ थ्योरीज़ ने आपस में समझाया, किस तरीके से उन्होंने इन चीज़ों को दूर किया, वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जिसमें वैलेंस पेयर रिपल्शन थ्योरी आएगी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आएगी। वो बताएगी कि किस तरीके से स्टेबिलिटी होती है, स्ट्रक्चर्स होते हैं मॉलिक्यूल के, किस तरीके से फॉर्मेशन होता है। सो दीज ऑल द टॉपिक्स वी विल डिस्कस इन अवर नेक्स्ट वीडियो। सो टिल नाउ you can watch this video. Thank you so much, students.